माजिद, तुम चाहते क्या हो फिर? क्यों, क्या हुआ? ये देखो, आज फिर उस कमीने ने मुझे वाहियात मैसेज दिया। क्या? उसकी ये जुर्रत? बस बस रहने दो, तुम सिर्फ तमाशा देखने वालों में से हो। ओहो, ये बात नहीं है, तुम समझी नहीं। मैं सब समझती हूँ, क्या मुझे बेगैरत इंसान बन के इन फजूलियात को बर्दाश्त करना पड़ेगा और तुम कुछ नहीं करोगे? तो मैं क्या करूँ? वाह वाह, अब ये भी तुम मुझसे पूछ रहे हो? अरे कैसे मर्द हो, एक इंसान तुम्हारी बीवी को वाहियात मैसेजेस भेज रहा है और तुम पूछ रहे हो कि मैं क्या करूँ? मैं उसे सबक सिखा तो दूँ, लेकिन अरे इंसान अपनी इज्जत बचाने के लिए जान दे देता है और तुम तो लेकिन मगर में ही पड़े रहना। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैंने तुमसे शादी करके गलती की, शायद ये अपनी बीवी का ही तहफ़्फ़ुज़ ना कर सकती। बस एक लफ्ज़ भी आगे मत बोलना, आज ये मसला हल होके रहेगा। मेरा नाम शैला है। मेरा ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास फैमिली से है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे अब्बू ने मुझे बहुत लाड से पाला था। उन्होंने कभी भी मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, इसलिए मुझे बचपन से ही जॉब करने का शौक़ था। जब इंटर किया तो मैं एक प्राइवेट कंपनी में रिसेप्शनिस्ट लग गई। वहाँ एक लड़का हुआ करता था जिससे मेरी कभी कभार सलाम दुआ हो जाया करती थी। अच्छा लड़का था, पर एक दिन हैप्पी बर्थडे शैला जी। आपको कैसे पता चला? जादू। बताएं ना प्लीज़। अरे कल एडमिन गया था, वहाँ पर आपकी फाइल रखी हुई थी, उस फाइल के अंदर आपकी सीवी थी और उस सीवी के अंदर आपकी बर्थ डेट। थैंक यू रिजवान साहब। थैंक्स फॉर व्हाट? इसलिए कि आपने याद रखा। जी नहीं, शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, आपको केक भी खिलाना पड़ेगा। ठीक है, मैं कल ले आऊँगी। मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ आपको विश करना था, वो कर दिया। नहीं रिजवान साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई एम सो हैप्पी। वैसे उसूली तौर पर आज आपको घर जल्दी नहीं जाना चाहिए? नहीं, हमारी ये बर्थडे मनाई नहीं जाती, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जल्दी घर जाऊँ। अगर मुझे पहले मालूम होता ना तो मैं यहीं पे कुछ इंतजाम कर लेता, यही कोई लाइट रिफ्रेशमेंट वगैरह। नहीं रिजवान साहब, आपने विश कर दिया, यही बहुत है। रिजवान से ही मेरी पहली तवील गुफ्तगू थी। मैं अंदर से बहुत खुश थी जब उसने मुझे विश किया। शायद वो दिन आ गया था कि मैं उसे पसंद करने लगी थी। बज़ाहिर ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातें तवील हो जाया करती हैं। ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। अगले दिन जब मैं केक लेकर गई तो मैं अंदर से बहुत खुश थी। जब मैंने रिजवान को बताया तो वो शर्मिंदा हो गया था, क्योंकि उसने मुझसे मजाक किया था, लेकिन वो मेरा खुलूस था। हमने केक काटा, उसके बाद मैंने उससे उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछी। उसने मुझे बताया तो मैं सोच रही थी कि मैं उसकी बर्थडे मनाऊंगी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसके लिए सब कुछ खरीद लूँ, तो फिर मैंने उसके लिए एक घड़ी और वॉलेट पसंद किया। मैं बहुत खुश थी उस दिन, क्योंकि मैंने उसके लिए ये चीज़ें ख़रीदी थी। अगले दिन जब मैं ऑफ़िस गई तो एक अजीब सी खुशी थी और मैं मामूल से ज़्यादा तैयार होके गई थी। उस दिन पता नहीं क्यों मैं शिद्दत से उसका इंतज़ार कर रही थी कि वो कब आएगा। ये लगता है कि आज बिजली गिरकर ही रहेगी। रिजवान साहब, आप भी ना मुझे बना रहे हैं। वैसे शैला एक बात कहूँ, आप पहले से इतनी खूबसूरत हो तो फिर ये संवरने का तकल्लुफ़ क्यों करती हैं? वो क्या है ना कि जब हम किसी तकरीब में जाते हैं तो थोड़ा बहुत तैयार हो ही जाते हैं। हाँ, लेकिन मैडम आप तो ड्यूटी पर हैं। हाँ, ड्यूटी पर भी तकरीब मनाई जा सकती है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे, ये आपके लिए। ये शैला, तुम्हें, मेरा मतलब है आपने ये तकल्लुफ़ क्यों किया? बस विश कर देती वो काफ़ी होता है यार। ये मेरा खुलूस है।
भाई लेकिन ये सब चीज़ें मैं एक शर्त पर लूँगा। कैसी शर्त? आपको मेरे साथ खाने पर चलना होगा। ठीक है, पर आज नहीं। मैं उस दिन बहुत खुश थी। रिजवान का यूँ मेरी तारीफ़ करना, मुझे तुम कहकर मुखातिब करना और मुझे डिनर की ऑफ़र करना, मुझे अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही थी। मुझे लगता था कि मुझे जिसकी तलाश थी वो मुझे मिल गया। आप इतना खामोश क्यों? वो असल में पहली मर्तबा किसी लड़की के साथ खाने पर आया हूँ तो। इस तरह तो मैं भी पहली मर्तबा आई हूँ। नहीं, असल में मैं तवक्को नहीं कर रहा था कि आप मेरे साथ खाने पर यहाँ आ जाएंगे। वो क्यों? असल में आप इतनी खूबसूरत हैं कि मुझे लगा आप शायद मेरे साथ आने पर राज़ी ना हो। पहली बात तो ये कि आज से हम आप करके मुखातिब नहीं होंगे, और दूसरी बात ये, तुम में कमी क्या है? स्मार्ट हो, पढ़े लिखे हो, जॉब भी करते हो। थैंक्स यार, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक की है। ये आप कह के मुझे भी ना मज़ा नहीं आ रहा था। असल में तुम में जो अपनाइयत है वो आप में कम। इसलिए मैंने ये फॉर्मेलिटी ख़त्म कर दी। अब कुछ खिलाओगे भी या सिर्फ बातें ही करते रहोगे? हाँ, व्हाई नॉट, श्योर। देखो उस रात मैं बहुत खुश थी। मैं अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझ रही थी। इस तरह हमारी मुलाकातें होती रहीं। कभी हम पार्क, कभी हम आइसक्रीम खाने जाया करते थे, और फिर रोज़ मिलना अच्छा लगने लगा था। चंद हफ्तों में मैं रिजवान के करीब और रिजवान मेरे करीब ना आ गए थे कि ऐसा लगने लगा था हम बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। मैं रिजवान को अपने घर वालों के बारे में सब कुछ बता चुकी थी, लेकिन रिजवान ने मुझे अभी तक कुछ ख़ास बताया नहीं था। बस वो हमेशा यही कहता था कि उसका ताल्लुक़ अंदरूनी सिंध से है और उसके माँ बाप वहीं रहते हैं। वो यहाँ अपने किसी रिश्तेदार के फ्लैट में रहता था। एक दिन रिजवान मेरे पास आया और बोलने लगा कि मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा हम रोज़ ही तो मिलते हैं। कहने लगा कि रोज़ बाहर नहीं, मैं अपने फ्लैट पे तुमसे मिलना चाहता हूँ। पहले तो मैं कुछ अजीब सी हो गई, समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूँ, और अंदर ही अंदर कुछ अजीब ख्यालात आ रहे थे कि मुझसे फ्लैट पे क्यों मिलना चाहता है। मैंने उसको मना किया कि मैं फ़्लैट पे मिलना नहीं चाहती। फिर उसने मुझसे बोला कि क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। उसके काफ़ी इसरार करने के बाद
मैं उसके फ्लैट पे मिलने के लिए राज़ी हो गई। क्या बात है, तुम इजी फील नहीं कर रही हो? नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है मुझसे? अपने आप से। क्या मतलब? रिजवान, यूँ अकेले जवान लड़के का लड़की से तन्हाई में मिलना। तुम मुझे ऐसा समझती हो? तुम समझते क्यों नहीं हो रिजवान? मेरा मतलब है मैं... देखो शैला, मैं तुम्हारी मर्ज़ी के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। शायद काश मैं तुम्हें बता सकता कि मैं तुम्हें कितना चाहने लगा। कितना? इतना कि अल्फाज में बयान भी नहीं कर सकता। फिर मुझे कैसे पता चलेगा? यही बताने के लिए तो तुम्हें यहाँ पे लाया हूँ, तन्हाई में। अच्छा तुम यहाँ पे आराम से बैठो, रिलैक्स होके। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बुलाता हूँ, ठीक? देखो शैला, मैं तुम्हें इस घर के अंदर लाया, यहाँ कोई नहीं है। तुम ज़रूर ये समझ रही होगी कि शायद मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता हूँ या मैं कोई गलत काम करना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है शैला। मैं तुम्हें इस घर में इसलिए लाया हूँ कि एक ना एक दिन तुमने इस घर के अंदर आना है। तो क्यों ना तुम अभी से इस घर को पहचान लो, देख लो। बड़ा फैला हुआ होता है मेरा घर, कपड़े यहाँ से वहाँ पड़े हुए होते हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं, मतलब प्लेट है तो छुरी नहीं है, कांटा है तो चम्मच नहीं है। अगर तुम इस घर को संभाल सकती हो तो बताओ अपना जवाब। उस रात जब मैं वापस घर आई तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। रिजवान मुझे लगने लगा था कि इंसानी रूप में कोई फरिश्ता हो। उसने मुझे तन्हाई में भी छुआ तक नहीं। मैं उस पर बहुत ज़्यादा यकीन करने लगी थी और पहले से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ हो गई थी। रिजवान, क्या सारी ज़िंदगी यूं ही पार्क और तफरी मकामात पर गुजारने का इरादा है? वैसे आइडिया बुरा नहीं है। मैं संजीदा हूँ रिजवान। मैं भी। पता है, कल अम्मी अब्बू से मेरे रिश्ते की बात कर रही थी। तो इसमें मसला क्या है? मसला ये है कि तुम अपने माँ बाप को भेजो ना। बात दरअसल ये है कि अभी इतनी जल्दी ये सब हो नहीं सकेगा। क्यों? दिन गुजरते गए और मैं वक्तन फ़वक्तन रिजवान से उसके वालिदैन को अपने घर भेजने का तकाज़ा करती रही। वो मुझे मुतमईन ही नहीं बल्कि टालता रहा। मैं उसकी मजबूरियां समझकर उस पर भरोसा करती गई। फिर एक दिन... मैडम, बॉस पूछ रहे हैं कि रिजवान साहब क्यों नहीं आए? नहीं, मेरे पास कोई इत्तला नहीं है। ठीक है। उस दिन मैं बहुत परेशान थी। परेशानी में जब मैं रिजवान के फ्लैट पे पहुंची तो मुझे दूर से वहाँ ताला नज़र आया। घर के करीब पहुंचने के बाद ताला देख के मैं बहुत उदास हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने उस
कि पड़ोसी का दरवाज़ा बजाया और उनसे पूछा कि रिजवान साहब कहाँ गए हैं। उनको कुछ नहीं पता था। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले वो अपना सामान लेकर कहीं चले गए। उनकी बात सुन के मैं और अजीब हो गई थी कि इस तरह बग़ैर बताए रिजवान कहाँ जा सकता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ से ढूंढूँ और उसे किस तरह कांटेक्ट करूँ। वो रात मैंने अज़ियत में गुजारी। रह रह के रिजवान के साथ वो गुजारे हुए लम्हात याद आ रहे थे और आंसू थे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं पूरी रात यूं ही करवटें बदलती रही और जब मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई तो बेटा नाश्ता तो करती जाओ। नहीं अम्मी, मेरा दिल नहीं चाह रहा। बेटा क्या बात है, तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? नहीं अम्मी, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। नहीं बेटा, तुम्हें तो तेज बुखार हो रहा है। अम्मी मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिला वजह परेशान मत हुआ करो। जब मैं ऑफिस पहुंची तो लोग मुझसे रिजवान के बारे में पूछते रहे। मुझे तो खुद नहीं पता था कि रिजवान कहाँ जा सकता है, तो मैं लोगों को क्या बताती। हर कोई बार बार आके मुझसे रिजवान के बारे में पूछा जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने कोई जुर्म किया है। मैं रोज़ कई फ़ोन रिजवान को मिलाती, लेकिन हर बार उसका फ़ोन बन जाता। मेरे अम्मी और अब्बू मेरी वजह से बहुत परेशान रहने लगे थे। कैसी हो शीला बेटा? बेटा देखो, मैंने तुम्हें कभी भी अपनी बेटी नहीं बल्कि बेटा समझ के पाला है। मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से तुम काफ़ी परेशान और बीमार लग रही हो। तो मुझे बताओ क्या बात है? वो रिजवान वही जो तुम्हारे साथ दफ्तर में काम करता है? जी। अच्छा, तो क्या तुम उसे पसंद करती हो? जी। और वो भी। तो बेटा इसमें रोने की क्या बात है? तुम रिजवान से कहो अपने घर वालों को लेके यहाँ आ जाए, हम बैठ के तमाम मामला तय कर लेंगे। अब वो पता नहीं वो कहाँ चला गया। कितने दिन बाद अब्बू से बात करके मेरा दिल हल्का हुआ था। मैं अब्बू को सब कुछ बता चुकी थी और अब्बू मुझे समझ भी गए थे। अब्बू मुझे तसल्ली देते रहे और मैं समझती गई। मेरे दिल में यह एहसास होता था कि रिजवान ज़रूर आएगा, लेकिन फिर लगता था कि शायद वो किसी मुश्किल में फंस गया होगा। फिर दिल ये भी कहता था कि वो मुझसे राब्ता करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा। पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं दिन रात अजीब सोचों में पड़ती जा रही थी।
लेकिन मेरा दिल कहता था कि वो आएगा, वो ज़रूर आएगा। अम्मी अब्बू अपनी फितरी मोहब्बत से मजबूर थे। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा शहला, अगर तुम्हें नहीं आना था तो तुम पहले ही बता देती। अब्बू मैंने आपको मना किया था कि किसी को जहमत देने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इतना अच्छा रिश्ता था और हमने हर तरह से तसल्ली कर ली थी। अम्मी मैं आपको 10 दफ़ा मना कर चुकी हूँ कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। अरे तो क्या सारी जिंदगी घर में बैठी रहेगी? अगर मैं आप लोगों पे बोझ हूँ तो मुझे बता दें, मैं अपना ठिकाना खुद कर लूँगी। हद कर दी हो तुम भी, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? ये सब किया धरा तुम्हारा है। गजब खुदा का, लड़की ना हो कोई आफत हो गई। कभी कभी मैं अम्मी अब्बू से बदतमीज़ी कर लिया करती थी, लेकिन बाद में मुझे बहुत अफसोस होता था कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे लगने लगा था कि रिजवान मेरी मोहब्बत से ज़्यादा मेरी ज़िद बन गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था कि जिससे मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ, अगर वो नज़र का धोखा ही हुआ तो क्या होगा। मुझे हर वक्त डर लगा रहता था कि अगर अम्मी अब्बू मुझसे पूछ लें कि वो कब आएगा तो मैं क्या जवाब दूँगी, क्योंकि मेरे पास उनके किसी सवाल का जवाब नहीं था। एक रात अब्बू मेरे कमरे में आए और बड़े प्यार से मुझसे बोले, देखो बेटा, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, लेकिन एक बाप होने के नाते मैं ये भी ज़रूर चाहूँगा कि तुम हमारी मजबूरी भी समझो। अब्बू आपको जो कुछ भी कहना है आप साफ साफ कहें। शैला, मैं ये नहीं चाहता कि तुम फौरी तौर पर शादी कर लो। हाँ, मगर मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि जब तुम चाहो उस वक्त तुम्हारी शादी हो जाए। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तुम कल दफ्तर से जल्दी घर आ जाना। इससे क्या होगा? बेटा, इससे मुझे और तुम्हारी माँ को सुकून मिलेगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं कल आ जाऊँगी जल्दी। मगर अब मैं समझ चुकी थी कि मुझे आगे क्या करना है। अम्मी, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। जब मैं कमरे में आई तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से रोने को जा रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अपने बाल नोच लूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने फैसला किया कि अब मैं इस मामले को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगी। अब्बू, आपने लोगों को बुला लिया था। मुझे ये लोग बिल्कुल समझ नहीं आए। मैं यहाँ शादी नहीं करूंगी। क्यों? क्या खराबी है इन लोगों में? अगर आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही तो मैं आसान अल्फाज में आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं रिजवान का इंतजार कर रही हूँ। कब तक ये मुझे भी नहीं पता, इसलिए आप दोनों इस बारे में परेशान होना छोड़ दें। मेरी बातों ने यकीनन अम्मी अब्बू को बहुत दुख दिया होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। रिजवान को गए तकरीबन 1 साल होने वाला था। कल उसकी बर्थडे भी थी। मैंने सोचा कि मैं उसकी बर्थडे मनाऊंगी जहाँ मैं उससे पहली दफ़ा मिली थी, उसी होटल में
मैं उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। तुम इतनी आसानी से मेरी जिंदगी से चले जाओगे? शैला, देखो सब लोग देख रहे हैं, क्या कर रही हो तुम? जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। मैं सब बताता हूँ, खामोश। हाँ तो बताओ। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, तुम बैठो यार। देखो हुआ कुछ नहीं तो। हाथ मत लगाना मुझे। मुझे उसने बताया कि उसकी ख़ानदानी दुश्मनी हो गई थी। इस वजह से जब वो वहाँ पहुँचा तो कुछ लोगों ने उसको रोक लिया। मजबूरन उसे अपना मोबाइल भी ऑफ रखना पड़ा। वो मुझे हर तरह से कांटेक्ट करना चाहता था, लेकिन वो कर नहीं सका। उसने मुझे बताया कि वो मुझे बहुत याद करता था। जिस तरह मैं उसके लिए तड़पती थी, इसी तरह वो भी मेरे लिए तरसता था। फिर मुझे उसकी बातों पे यकीन हो गया। उस दिन मैं बहुत खुश थी। जब घर पहुंची तो क्या बात है बेटा, इतनी देर कर दी? अम्मा, वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। पता नहीं क्या देर आए दुरुस्त आए, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता, क्या बोलती रहती है। तुमने देखा आज शहला कितने अरसे बाद खुश नजर आ रही है। पता नहीं क्या खुश नजर आ रही है। मैंने रिजवान को बताया कि मैंने अपने अम्मी अब्बू को राज़ी कर लिया है। वो भी बहुत खुश था। इसी खुशी में उसने मुझे अपने घर बुलाया। फिर मैं अक्सर उसके घर जाया करती थी। उसके वापस आने पर मैं बेहद खुश थी और इसी खुशी में मैं अपनी सारी हदें पार कर बैठी। रिजवान, हम अपने पहले बेटे का नाम ना ऑन रखेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरे बेटे का नाम है। क्या क्या कहा तुमने? शैला, मैं तुम्हें बताना चाहता। क्या बताना चाहते थे तुम? शैला, बात को समझने की कोशिश करो। उन्होंने मेरी ज़बरदस्ती शादी कर दी थी, मैं उसके लिए राज़ी नहीं था। हालात कुछ ऐसे हुए थे, मैं मजबूर। हाथ मत लगाओ मुझे। मैं समझती थी कि तुम सिर्फ मेरे हो, लेकिन तुम। शैला, बात को समझने की कोशिश करो। उन्होंने मेरी ज़बरदस्ती शादी कर दी थी, मैं उसके लिए राज़ी नहीं था। हालात ऐसे थे, मैं मजबूर हो गया था। मजबूर? इसलिए तुम अपने वालिदैन को मेरे घर नहीं भेज रहे थे। समझ रही हूँ मैं तुम्हारी मजबूरी को। उस दिन मैं इतना टूटी थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने आप को कैसे संभालूं। गुस्से की जो आग मेरे दिल में भड़क रही थी, मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अपने आप को मार लूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रिजवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया था। उसने मेरे एहसासात, जज्बात, उसके साथ साथ मेरे जिस्म से भी खेला था। मैं समझ नहीं पा रही थी
कि मैं अपने आप को कैसे संभालूं। क्या कर रहा था मेरे मोहल्ले में? ये क्या हो रहा था? तुझे बताऊं मैं भी? जब मेरे मोहल्ले का बदमाश लड़का वाजिद उस मोटरसाइकिल वाले को मार रहा था तो मेरे दिमाग में एक प्लान आया और फिर मैंने सोचा कि इस पर अमल करूं। साली पीली मूड खराब कर दिया साले ने। कहाँ गए सिगरेट? सुनो, तुम्हारा नाम वाजिद है ना? हाँ, क्यों? मैं शैला। मालूम है मुझे, रशीद साहब की बेटी है ना तू? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। यहाँ नहीं, कहीं और। आओ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बात कहाँ से शुरू करूँ। न जाने तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तुमसे इज्जतदार तरीके से शादी करना चाहती हूँ। मुझसे? हाँ, मैं काफ़ी दफ़ा तुम्हें देखा करती थी लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई तुमसे बात करने की। आज मौका मिला तो मैंने सोचा तुमसे बात कर लूँ। मगर तुम्हारे वालिदैन? तुम उनकी फ़िक्र छोड़ दो, उनसे बात मैं कर लूँगी। मैं कल ऑफिस जाने के लिए निकलूँगी। अगर तुम यहाँ हुए और तुम खड़े हुए तो मैं समझ जाऊँगी कि तुम भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। और जब ये बात मैंने अपने घर वालों को बताई तो मेरे घर में तूफान आ गया। कौन वाजिद? वो जो गली के नुक्कड़ पे बैठा दादागिरी करता रहता है? पागल हो गई है क्या? जो मुंह में आता पकती रहती है। हाँ, मैं पागल हो गई। अगर आप लोगों ने मुझे इजाजत ना दी तो मैं भागकर ये काम कर लूँ। ठीक है शैला, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने इस तरह का कोई कदम उठाया तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। समझ में नहीं आता इस लड़की का क्या करूं मैं। मुझे तो खुद पता नहीं चल रहा क्या हो गया ये। मैं जानती थी कि अम्मी अब्बू मेरा साथ कभी नहीं देंगे। अगले दिन जब मैं जॉब पर जाने के लिए निकली तो वाजिद वहीं बैठा था। जब मैं उसके करीब पहुंची तो मुझे देख के खड़ा हो गया। मैं मुस्कुराई और फिर आगे बढ़ गई। अब्बू किसी तो और वाजिद से शादी के लिए तैयार नहीं थे। मजबूरन मैंने एक ख़त लिखा। मैं अपने किए की खुद जिम्मेदार हूँ। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं। मैं वाजिद से शादी कर रही हूँ और इसलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। शैला, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम जैसी लड़की मुझे अपना सकती है। तो अब यकीन कर लो, क्योंकि मैंने तुम्हारी वजह से तो अपने माँ बाप और सारी दुनिया को छोड़ दिया। हाँ, इसीलिए सब कुछ मुझे पता नहीं क्यों ख्वाब ख्वाब सा लग रहा है। वाजिद से शादी हुए एक माह गुजर चुका था और फिर एक दिन
वाजिद, देखो ना रिजवान मुझे कितना तंग कर रहा है। रिजवान? कौन रिजवान? अब क्या बताऊँ, मेरे साथ ऑफिस में काम करता था, बार बार तंग किए जा रहा है। फिर मैंने उसे बताया भी कि हमारी शादी हो गई है, लेकिन उसके बाद भी मुझे उल्टे सीधे मैसेजेस कर रहा है। मैं तो तंग आ गई हूँ। तुम्हें मालूम है वो कहाँ रहता है? हाँ हाँ मुझे मालूम है। बस ठीक है, तुम मुझे उसका एड्रेस दे दो और बेफिक्र हो जाओ। मैं तुम्हें अभी एड्रेस देती हूँ, तो बहुत तंग आ गई हूँ उससे। मैंने वाजिद को चढ़ाना शुरू कर दिया था। मैं उसे रोज़ रोज़ रिजवान के मैसेज और कॉल दिखाया करती थी। वो बहुत गुस्से में आ जाया करता था। एक दिन तो उसने रिजवान को बड़ी बड़ी गालियाँ और धमकाया भी। उसके बाद से रिजवान ने मुझे कांटेक्ट करना छोड़ दिया। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे अपना मंसूबा फेल होता दिखाई दे रहा था। फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने सोचा इस पर अमल करती हूँ। मैंने एक नई सिम ख़रीदी और उस नंबर को रिजवान के नाम से सेव किया। फिर मैं रोज़ अपने नंबर पर उस नाम से मैसेज किया करती। मैं उसको रोज़ मैसेजेस दिखाया करती थी और उसे यह एहसास दिलाती थी तुम्हें अपनी इज़्ज़त का कोई ख़याल नहीं। मैं उसे इतना चढ़ा चुकी थी कि वो बहुत गुस्से में आ गया था। एक दिन तो उसे इतना गुस्सा आ गया जो मैं सोच नहीं सकती थी। अरे इंसान अपनी इज्जत बचाने के लिए जान दे देते हैं और तुम तो लेके ना मगर में ही पड़े रहना। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैंने तुमसे शादी करके गलती की, जो आदमी अपनी बीवी का ही तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके। बस एक लफ्ज़ भी आगे मत बोलना। आज ये मसला हल होके रहेगा। या तो वो नहीं या फिर मैं नहीं। मेरी बीवी शैला ने मुझे बताया कि वो उसके साथ काम करता था और उसी वक्त से उसे छेड़छाड़ करता था वो। और अब जबकि उसने मुझसे शादी कर ली है तो भी वो उससे राव रस्म बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसे फोन करता था, मैसेज करता था। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने उसे मार दिया उसको। तुझे क्या लगा तूने अपना बदला ले लिया? कातिल है तू, कातिल। मैं कातिल नहीं हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। तेरी वजह से वाजिद फंस गया। तुझे क्या मिला? माँ, बाप, तेरी इज्जत? कुछ नहीं, सब कुछ छिन गया तुझसे सिर्फ इस प्यार की खातिर। मैंने कुछ नहीं किया। तू जिंदगी भर अपने आप से नफरत करेगी। नहीं, तुझे कोई नहीं चाहेगा और ना तू इस काबिल रही है कि किसी को मैंने कुछ नहीं किया। ये प्यार नहीं, सिर्फ तेरी अंधी ख्वाहिश थी। कातिल है तू, कातिल। मैं कातिल नहीं हूँ। कातिल है, कातिल।